हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एनसीईआरटी का। 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो आपके बेसिकली एनसीईआरटीज में केवल नाम मेंशन है, उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। तो इसमें मैंने पहले से बहुत सारी चीजें पीपीटी के फॉर्मेट में दे रखी हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो विच आर मोस्टली हैंड रिटन, और आपको पॉज कर करके वीडियो को नोट्स अपने बनाते रहना है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ठीक है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आपकी अंडरस्टैंडिंग यहीं से ज्योग्राफी की बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे कि थ्योरी कैसे डेवलप होती हैं, कैसे लोग हाइपोथेसिस देते हैं, और फाइनली कोई एक ऐसी थ्योरी आती है जो बात करती है एग्जैक्ट इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ द अर्थ की। देखो, एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, यस हम कह सकते हैं कि आपका एग्जैक्टनेस के बहुत करीब ये चीज आती है, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ की, ठीक है, कि कैसे हमारा अर्थ जो है वो आया, इवॉल्व हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इसको जब हमें समझना है तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। यहां पर बहुत सारी आपकी थ्योरीज हैं। अच्छा, अब इन थ्योरीज को जो है हम लोग ने क्या करा है, इन थ्योरीज को हम लोग ने दो पार्ट्स में बांट लिया है। फर्स्ट इज योर ओल्डर थ्योरीज, जो पहले दिया गया, ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हैं 18th सेंचुरी से चालू हो जाते हैं, इमानुअल कांत से चालू हो जाता है। उन थ्योरीज को हम लोग समझेंगे, जैसे कांत साहब की गैसियस हाइपोथेसिस। एक्चुअली क्या है, यहां पर थ्योरी भी नहीं है, यहां पर हाइपोथेसिस है, बिकॉज लॉट ऑफ अजम्पशंस आर यूज्ड, ठीक है। जब आपके अजम्पशंस वेरीफाइड हो जाते हैं तो वो थ्योरी बनती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, जो कि बहुत कुछ आपका कांत से मिलता जुलता है। यू कैन से कि मॉडिफिकेशन है, क्या है, मॉडिफिकेशन है। ये जो दोनों थ्योरी हैं, ये थ्योरी आपकी क्या है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कैसी थ्योरी है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स है। क्या होते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। थर्ड फिर हमारा क्या है, पेनेस्टिमल्स हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। तो दो व्यक्ति थे, चैम्बरलिन और मोल्टन, ये दो आपके जो हैं एक थ्योरी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। फिर एक थ्योरी आपकी जेम्स जीन्स एंड हेरल्ड जेफरी जो है वो देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस। दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट थ्योरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है, रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। फिर हम लोग देखेंगे होयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस, और फिर हम लोग देखेंगे श्मिट्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। इस तरीके से हम लोग जो देखेंगे, कई सारे हाइपोथेसिस को देखेंगे। तो जो हमारी ओल्डर थ्योरीज थी बेसिकली वो बहुत सारे अजम्पशंस पे थी, वेरिफिकेशंस बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए इनको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने हाइपोथेसिस मान रखा है। ये थ्योरीज नहीं है भैया, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ये थ्योरीज नहीं है। और फिर आएगी आपकी क्या, बिग बैंग थ्योरी, विच इज अ मॉडर्न थ्योरी, जो आपकी क्या है, एक मॉडर्न थ्योरी है। यहां पर हम लोग समझेंगे बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज बिग क्रंच। कई बार न्यूज में आता है बिग क्रंच, तो बिग क्रंच है क्या एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि प्रूव करता है कि बिग बैंग एक्टिविटी हुई थी, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, हम लोग देखेंगे क्या है। और हमारा यूनिवर्स कैसे ट्रांसपेरेंट बनता है, ठीक है, और क्या यूनिवर्स हमेशा से ट्रांसपेरेंट था, या एक स्टेज आती है जब आपका यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होता है। इसका एटम्स के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो पहली थ्योरी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, ठीक है। देखिए कांत क्या थे, कांत एक फिलोसोफर थे। कांत वॉज इमानुअल कांत, उनका नाम था पूरा इमानुअल कांत। इमानुअल कांत एक जर्मन फिलोसोफर थे। अच्छा, ये एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। एपिस्टोमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ही वॉज व्हाट, ही वॉज एन एपिस्टोमोलॉजिस्ट, ठीक है, ही वॉज व्हाट, एपिस्टोमोलॉजिस्ट। ये एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। आप कहेंगे सर एपिस्टोमोलॉजिस्ट क्या होता है, वो जो नॉलेज को पढ़ता है। आप कहेंगे सर नॉलेज पढ़ता है कि पढ़ने से नॉलेज आती, नहीं, जो हर चीज की पढ़ाई करता है, हर चीज को सीखने की कोशिश करता है, दैट इज व्हाट एपिस्टोमोलॉजिस्ट, जो नॉलेज को पढ़ने पड़ता है, जिसकी यूनिवर्स इज नॉलेज।
वो हर चीज को पढ़ता है। तो एक बेसिकली इनको जर्मन फिलोसोफर ज्यादातर लोग बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। इन्होंने मैथ्स में भी बात करी है, साइंस में भी बात करी है, ज्योग्राफी के एंगल से भी बात कर रखी है, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बात कर रखी है। ही हैज गिवन लॉट ऑफ थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स, ज्योग्राफिकल थॉट्स ऑल्सो। ठीक है, इन्होंने कई सारे थॉट्स दिए। तो ये जो थे व्यक्ति, इन्होंने सबसे पहले जो गैसियस हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है, वो 1755 में दी थी। अब इसी जो उनकी हाइपोथेसिस थी उसी में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किसने करा? लाप्लास ने करा। ठीक है, लाप्लास ने ये मॉडिफिकेशन करा। लाप्लास ने मॉडिफिकेशन जो है 1796 में करा। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर, अब हम लोग आते हैं जो हमारी एक्चुअली थ्योरी थी गैसियस हाइपोथेसिस की। अब देखो एक चीज समझना, एनसीईआरटी में बस इसके नाम लिखे, एनसीईआरटी में समझाया नहीं है। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये पीडब्ल्यू का जो इनिशिएटिव है ना, ये इनिशिएटिव यही नहीं है कि आपको केवल और केवल बस जो एनसीईआरटी में लिखा है वही एज इट इज बता देना, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, जो कि इन्होंने 1755 में दी थी। ठीक है, 1750s में इनकी थ्योरी इन्होंने दी थी। और ये जो थ्योरी है, इसमें सबसे बड़ी लाइन ये लिख लेना क्या, कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उस पर ये बेस है। ये चीज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। अब थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इनके अजम्पशन समझ लो, क्योंकि मैंने बार बार बोला ये थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस में बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। क्या मैंने बोला? अजम्पशंस होते हैं बेटा। और इन्होंने 2 अजम्पशंस माने। इन्होंने क्या माने? 2 अजम्पशंस मान रखे हैं, और ये 2 अजम्पशंस आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है मेंस में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, तो आप इजीली लिख पाओगे। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तब भी आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर इसको आपने 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक आज और एक महीने बाद, तो ये आपको सालों साल याद रहेगा, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, जो भी थ्योरीज हम लोग करेंगे, मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि सिंपलिस्टिक वे में आपको समझा दूं मैं। ठीक है, विदाउट वेरी टफ लैंग्वेज। ठीक, तो यहां पर पहली चीज उन्होंने क्या बोली, इन्होंने कहा यहां पर क्या, कि अजम्पशन पहला माना कि देयर वाज अ सुपरनैचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल मैटर which was scattered, which was scattered in the universe। तो यहां पर एक वर्ड इन्होंने यूज कर लिया है। एक तो कहा है सुपरनैचुरली, मतलब आपको मालूम नहीं वो कहां से आया। सुपरनैचुरल, जैसे सुपरनैचुरल पावर्स होती है ना, वैसे ही सुपरनैचुरल प्रीमोर्डियल आपका मैटर है। और ये जो प्रीमोर्डियल मैटर है, दिस इज प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है? प्रीमोर्डियल का मतलब होता है प्रिमिटिव, वेरी ओल्ड, है ना। या आप कह सकते हो इनिशियल, इसको हम भी ऐसे बोल सकते हैं, इनिशियल, सबसे पहला, प्रारंभिक। ठीक है, इनिशियल आपका जो मैटर था वो यूनिवर्स में फैला हुआ था। अच्छा, ये जो यूनिवर्स में फैला हुआ था, ये मैटर, इसी मैटर को हमने क्या बोला? इसी मैटर को बोला गया क्या? नेब्यूला। नेब्यूला, जिसको हिंदी में निहारिका बोलते हैं, नेब्यूला। नेब्यूला इज व्हाट? नथिंग बट ए क्लाउड ऑफ गैसेस। ऐसा मान लिया था, क्लाउड ऑफ गैसेस था। ये कांत की थ्योरी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा गलत है, वो हम लोग क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे इस थ्योरी के। तो ध्यान से समझो जो कांत ने पहले बात बोली। ठीक है, कांत ने कहा इसका कोई शेप नहीं था, इट वॉज अमॉर्फस। कांत ने क्या बोला? इट वॉज अमॉर्फस। अमॉर्फस मतलब इट हैज नो शेप, विदाउट शेप। ठीक है, तो नेबुला का कोई शेप नहीं है, लेकिन नेबुला की कुछ इंपॉर्टेंट बात उसने बोली। क्या बोली? ये दिमाग में रख लो। क्या बोला? कि ये कोल्ड है। सबसे पहली चीज असम्पशन में, यहां पर सॉलिड पार्टिकल्स है, कोल्ड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है, एंड मोशनलेस पार्टिकल्स है। भैया मूवमेंट नहीं हो रहा है, याद रखना। यहां पर क्या है? यहां मूवमेंट आपका पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग बैठानी। यह पहला अजम्पशन था। अच्छा, दूसरा अजम्पशन इन्होंने क्या माना? दूसरा अजम्पशन मैंने बताया था ना कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसके आधार पर है ये। तो इन्होंने कहा कि जो इसके अंदर, इस नेबुला के अंदर ठंडे मोशनलेस पार्टिकल्स थे, मोशनलेस पार्टिकल्स, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ यहां पर क्या होंगे? वेरिंग साइजेस में होंगे। ये जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स विल बी ऑफ वेरिंग साइजेस। व्हेन आई से वेरिंग साइजेस, जब मैं बोलता हूं बेटा वेरिंग साइजेस, तो वेरिंग साइजेस का मतलब है लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। लार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज स्मॉल पार्टिकल्स, एज वेल एज स्मॉल पार्टिकल्स। ये बात तो क्लियर है सबके, इजंट इट? कि यहां पर आपके छोटे बड़े भाई बहुत सारे होंगे यहां पर। ठीक है, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। अब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बड़े पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, छोटे पार्टिकल्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, दे विल बिगैन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है,
जो आपके पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, कोलिजन, टकराव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनके दो अजम्पशंस थे। दीज आर टू अजम्पशंस विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर कांत के गैसियस हाइपोथेसिस में याद रखना। अब थ्योरी में बोलते क्या है, देखो थ्योरी में बोलते क्या है। थ्योरी में ये कह रहे हैं, इस हाइपोथेसिस में कह रहे हैं कि यहां पर कोल्ड पार्टिकल्स थे, हम लोगों ने देखा कोल्ड पार्टिकल्स थे। अब कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है। तो जो बड़े वाले हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, और इसकी वजह से क्या होंगे, पार्टिकल्स आपस में आके टकराएंगे। कभी आप अपना हाथ लीजिएगा, ठीक है, और हाथ पे ताली मारना चालू करिए, बहुत दिनों तक ताली मारते रहेंगे, ठीक है, तो कोई आपको आदमी जो है बड़ी अजीब से नज़र से देखेगा भी, ठीक है। तो क्या करना, ताली मारने से अच्छा हाथ को रगड़ लेना, ठीक है। जब आप अपने हाथ को रगड़ लेंगे तो क्या होगा कि आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो यहां पर भी क्या हुआ बेटा, यहां पर स्टार्ट हो गया क्या, यहां पर हो गया स्टार्ट कोलिजन, यहां पर स्टार्ट क्या हो गया, कोलिजन। और इस कोलिजन ने क्या करा, कि ये कोलिजन जो है धीरे धीरे करते करते ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन हुआ तो बड़े एक बड़ा पार्टिकल था, उसने अट्रैक्ट करा छोटे पार्टिकल्स को, वो छोटा पार्टिकल भी आके चिपक गया, वो और बड़ा हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और यहां पर और सारे पार्टिकल्स और तेजी से कोलाइड करने लगेंगे, और तेजी से आके टकराने लगेंगे। और जब ये टकराव होगा, जब ये कोलिजन होगा, तो इस कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन का रेट मतलब जो है आपका जब तेज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, आपस में रगड़ेंगे सब टकरा के, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही चीज मैंने लिखी है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द पार्टिकल स्टार्टेड टू कोलाइड, ये कोलाइड करने लगते हैं, ठीक है। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स यहां पर होता है, और इसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इनका रेट है, कोलिजन रेट, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके इनका कोलिजन रेट बढ़ता है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता है, प्लस the temperature also increases। तो मैंने बोला है gradually, slowly and gradually the rate of collision increases and thus the temperature due to frictional force also increases। तो भैया यहां पर आपस में ये जो रगड़ रहा है तो आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कहेंगे सर ठीक है, हो गया, आप क्या बताइए आगे क्या, आगे भाई साहब ये है कि ये समझना है आपको, जो अभी तक गैसियस जो नेबुला था उसको माना था क्या, कांत ने माना था कोल्ड नेबुला। फिर कांत ही कहते हैं कि ये जो कोल्ड नेबुला है, अब क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अब गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, हॉट नेबुला बन रहा है। और इस हॉट नेबुला में जब ये गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पार्टिकल्स गर्म होंगे तो क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा। आप जानते हैं एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ आपका सॉलिड आयरन बार है ना, वेट मेजर करते हो जिससे तुम, सॉलिड है, उसी को तुम क्या करो, हीट कर दो, उसी को गर्म कर दो, तुम क्या देखते हो, वो फैलने लगता है, पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है और फैलने लगता है ना। या आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप अगर गर्म करेंगे, ठीक है, अगर उनको हीट करेंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके हीट होके क्या होंगे, फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे। सेम यहां पर भी हुआ यार, ये जो हॉट नेबुला बन गया, ये जो हॉट नेबुला बना, क्या यहां पर एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, ये एक्सपैंड करने लगेंगे, इनका साइज बढ़ेगा, ये एक्सपैंड करने लगेंगे, मतलब जो हॉट नेबुला है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, बड़ा हो रहा है साइज। और अगर बड़ा हो रहा है साइज, बड़ा हो रहा है तो एक चीज और इसमें हो रही है, वो ये रही है कि टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है, सिंस द टेम्परेचर बिकम्स हायर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो अभी तक कोल्ड सॉलिड पार्टिकल था वो गर्म होके गैस बनेगा कि नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, वो आपका गैस बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, गैसियस पार्टिकल, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ये भी यहां पर समझनी है आपको बात। तो देखिए हमने क्या समझा, हमने आपको बताया क्या यहां पर कोलिजन ऑफ पार्टिकल हुआ, उससे फ्रिक्शन पैदा हुआ, उससे टेम्परेचर बढ़ा, है ना, यही चीज समझी, टेम्परेचर बढ़ा तो साइज बढ़ा, और साथ ही साथ टेम्परेचर में जब बढ़ रहा है तो वहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो गैस बन जा रहे हैं। अब ये जो नेबुला है आपका, ये सॉलिड नेबुला नहीं है, ये नेबुला जो है गैसियस नेबुला हो गया है। अभी तक ये कोल्ड सॉलिड नेबुला था जहां पर पार्टिकल्स आपके सॉलिड थे, अब ये गैसियस नेबुला हो गया है। साथ ही साथ ये समझिएगा, जब कोलिजन रेट बढ़ेगा तो कांत क्या कहते हैं,
कांत कहते हैं, अब ये चीज बाद में समझ में हम लोग को आई नहीं, लेकिन आप इसको देखेंगे क्रिटिसिज्म में। कांत कहते हैं कि जब कोलिजन, चीजें टकराती हैं, जब चीजें टकराती हैं तो होता क्या है कि रोटेटरी मोशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। चीजें जो है क्या होती हैं, वो नेबुला आपका इस तरीके से, जो गैसियस नेबुला था वो रोटेट करने लगता है, उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बोलते हैं क्या, आपके मूवमेंट की वजह से होता है। देखेंगे क्या है इसमें कहानी। ठीक है, अब हम कंडीशन देखें। पहली क्या कंडीशन थी? पहली हमारी कंडीशन क्या थी? अगर ध्यान से आप देखेंगे, पहली हमारी कंडीशन थी, जो ये नेबुला था ये कोल्ड था, ये सॉलिड था, ये मोशनलेस था। इसका साइज, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज कोल्ड होती है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, कोई चीज अगर ठंडी होती है तो क्या होती है? सिकुड़ी हुई होती है। तो ये सिकुड़ी हुई फॉर्म में थी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी, इसका साइज छोटा था। फिर ये क्या हुई? आज की कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, ये नेबुला जो है रोटेट कर रहा है, और ये रोटेट भी कर रहा है क्या? बहुत फास्ट स्पीड में। मतलब इसकी जो रोटेटिंग वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, जो ये रोटेशन है, ये क्या है? बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ इसका रेडियस बढ़ गया, मतलब इसका साइज बढ़ गया है। जो ये आपका दिख रहा था आपको नेबुला जो रोटेट कर रहा था, इसका साइज बढ़ गया है। इसका क्या हुआ? साइज बढ़ गया। और ये हॉट है, ये भी चीज याद रखनी है, गैशियस है, ये हॉट है और गैशियस है। अब एक चीज समझिएगा, इस तरीके से अगर एक कोई लड़का खड़ा हुआ है, इफ अ बॉय स्टैंडिंग, अपने हाथ में कुछ रस्सी में पत्थर वत्थर बांध लेते हो, नचाते, तुम लोग ने भी नचाया होगा ऐसे करके कोई चीज। ठीक है, जब आप नचाते हैं, जब आप इस तरीके से किसी चीज को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इस तरीके से आप रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नेबुला रोटेट हो रहा था, ये नेबुला था, और ये नेबुला जो है हमारा क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। यही तो हमने देखा, नेबुला इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, तो जब ये नेबुला रोटेट हो रहा है, बहुत ध्यान समझो, जब ये नेबुला रोटेट हो रहा है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं समझना, बस ये समझना है कि दो फोर्स काम करते हैं यार। ठीक है, एक फोर्स काम करता है अंदर की तरफ, जो चीजों को अंदर की तरफ घसीटता है। ठीक है, और एक फोर्स काम करता है बाहर की तरफ, जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। जो अंदर की तरफ फोर्स काम करता है उसको बस नाम याद रख लो, सेंट्रीपिटल। आप पूछेंगे क्या होता है सर, ये तो साइंस है बड़ा। नहीं, कुछ नहीं। सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या बोलोगे? अंदर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलोगे? बाहर की तरफ लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल मैंने सीपीएफ बोल दिया, और यहां बोल दिया सीएफएफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब यहां पर आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेबुला रोटेट कर रहा है, तो नेबुला में भी ये फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। और कांत ने क्या माना है? कांत ने माना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब बाहर की तरफ लगने वाला, बाहर की तरफ, मतलब अगर ऐसे आपका कोई एक निहारिका है, एक नेबुला है, दिस इज द नेबुला, और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका, देन व्हाट विल हैपन? बाहर की तरफ अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, कांत के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन, ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपके यहां पर इसकी वजह से नेबुला के सेंटर से बाहर की तरफ 9 rings are thrown away from the center of nebula. नॉरिंग कांत बोलते हैं ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स वो ज्यादा है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है, इसलिए नॉरिंग जो है, नॉरिंग क्या होते हैं? इससे सेपरेट हो जाते हैं। नो रिंग्स, ड्यू टू दिस 9 rings वर सेपरेटेड, और यू कैन से थ्रोन फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेबुला। जो सेंटर है नेबुला का उसका बाहर थ्रो कर दिया था, और यही 9 रिंग जो है, दीज 9 rings अल्टीमेटली बिकेम द प्लैनेट। जो बाद में आपके यहां पर अलग अलग छल्ले फेंक दिए जाते हैं बाहर सेंटर से, ठीक है, 9 rings फेंक दिए जाते हैं, यही आपके क्या बन जाते हैं? यही आपके प्लैनेट बन जाते हैं एज पर कांत। और जो सेंटर वाला पार्ट है भाई साहब, ये सेंटर वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट, ये जो सेंटर वाला पार्ट है नेबुला का, ये बन जाता है सन। ये क्या बन जाता है? ये धीरे धीरे सन बन जाता है, क्योंकि ये चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है यहां पर, और हीट जनरेट होती है, और ये सन बन जाता है। कांत ने बस इतनी बात बोली, कांत ने इतना समझाया, है ना, कांत ने इतना समझाया। और इसमें क्रिटिसिज्म क्या है? मतलब हम कांत को अगर देखें, कांत की बात को पूरी तरीके से अगर समझें यहां पर, तो कांत ने क्या बोला? कांत ने कहा, कांत की अगर आपको पूरी बात समझनी है तो फिर से समझ लीजिए एक बार, मैं बता दे रहा हूं। कांत ने कहा कि ठंडा, ठीक है, सॉलिड, मोशनलेस, जहां कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा एक नेबुला था जिसका कोई शेप नहीं था। लेकिन कांत ने बोला कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, न्यूटन का जो लॉ था उसकी वजह से, जो थोड़े बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स बहुत थे, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स से, जो बड़े पार्टिकल्स वो अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, और अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं। अब ऑब्वियस बात है, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन से आप अपना हाथ अगर जहां बैठे हुए हैं वहां पर अगर रब करिए आप, तो फ्रिक्शन महसूस होगा, आपका हाथ गर्म हो जाएगा,
और हाथ गर्म हो जा रहा है जो, तो टेम्परेचर उससे बढ़ रहा है। तो जो आपका सॉलिड कोल्ड मैटर था वो अब गर्म होके क्या हो गया, गैशियस हो गया। और गैशियस हुआ तो ये एक्सपैंड करा, इसका साइज भी बढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ इसने बोला कि जो ये कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स, इसकी वजह से नेबुला में रोटेशन आ रहा है। नेबुला क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, तो साइज भी बढ़ गया, रोटेशन भी हो गया। और इन्होंने बोला कि यहां पर क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो दो फोर्स लगते हैं रोटेटिंग बॉडी पे। कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो यार, दुनिया की कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो, उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक अंदर की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बाहर की तरफ लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कांत कहते हैं यार बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ज्यादा है, और जो अंदर की तरफ लगने वाला है वो कम है। तो ये कहते हैं क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से 9 रिंग्स जो है नेबुला से निकल जाते हैं, 9 रिंग्स, ठीक है, गैशियस रिंग्स। और यही बाद में ठंडे हो जाते हैं क्योंकि सेंटर के पार्ट से गर्म चीज से दूर चले जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और ये प्लैनेट बन जाते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट है वो ग्रेविटेशनल पावर वहां पर ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहां चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है और वो सन बन जाता है। ये आपकी सिंपल सी चीज कांत ने कही, बस इतनी चीज कही। अब इस पे क्रिटिसिज्म समझ लो यार, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। पहली चीज, पहला क्रिटिसिज्म, बड़ा सॉलिड क्रिटिसिज्म, कि भैया जो ओरिजिन ऑफ प्रीमॉर्डियल मैटर है ये आया कहां से। जो ये ठंडा तुम बोल रहे हो, सॉलिड बोल रहे हो, मोशनलेस जो मैटर है ये आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, कुछ नहीं मालूम, कुछ बताया नहीं। दूसरी चीज, न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई चीज स्टेशनरी है, मोशन है, मोशनलेस है, तो उसमें अगर धक्का ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे, वो मोशन में नहीं आएगी। तो ये जो आप देख रहे हो मोशनलेस से मोशन हो रही है, इसमें क्या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल पुल ही था तो ये ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा से होगा, तो ये तो आपका स्टेशनरी कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज, कोलिजन हो रहा है, तो कोई चीज कोलिजन अगर होगी इस तरीके से तो कैसे होगी, जिगजैग में होगी, है ना, अलग अलग तरीके से होगी, अलग अलग डायरेक्शन में कोलिजन होगा। इस कोलिजन से ये सर्कुलेशन कैसे होने लगा जो ये बोल रहे हैं, ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन नेबुला में कैसे हो गया। कोलिजन से सर्कुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक बड़ी चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां वर्ड लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बस सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूं आपको ताकि आपको बेसिक मतलब इसका समझ में आ जाए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये मतलब सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है, मास वेलोसिटी रेडियस, ठीक है। मास ऑफ नेबुला, वेलोसिटी ऑफ नेबुला एंड रेडियस ऑफ नेबुला। कोई भी रोटेटिंग चीज जो होती है उसमें एंगुलर मोमेंटम लगता है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा अपने आप को मेंटेन रखेगा। जैसे क्या है, कहानी में समझाता हूं। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना है, 1000 है, ठीक है। कितना है, 1000 है। कैसे है 1000, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो m है, m इज मास, है ना, मास, द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, मास है। वेलोसिटी है आपकी v, और r जो है नेबुला का क्या है, रेडियस है। r क्या है, नेबुला का रेडियस है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो दिस इज 10 मान लो, ठीक है। इसके बाद ये मान लो क्या है, ये भी 10 है, और इसके बाद जो है ये भी क्या आपका 10 है। इसकी वैल्यू मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, 10 10 10। तो क्या आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आया 1000। अब एंगुलर मोमेंटम अगर रोटेशन बॉडी में है, हो रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को मेंटेन रखूं। यही है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है अपने को बचाए रखना। तो एंगुलर मोमेंटम अगर यहां पर 1000 है तो अपने को बचाए रखेगा। कैसे बचाए रखेगा, जैसे सपोज ये एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। जब ये रोटेशन कर रहा है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम लगा है। हो सकता है इसका मास जो हो, इसका मास, ठीक है, वो मास कितना था, 10 था, ठीक है। ये जो रोटेशनल वेलोसिटी थी, इसकी स्पीड जो थी घूमने की, वो कितनी थी, वो भी 10 थी, ठीक है। और यहां पर जो ये रेडियस है, ये देख रहे हो रेडियस, इसका जो रेडियस था ये क्या था, ये भी 10 था, वैल्यू मान लो, ठीक है। ये 10 थी, तो हमने देखा यहां 1000 आ रहा है। अब अगर सोचिए कि ये जो हमारी वेलोसिटी है, बहुत ध्यान समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं बात, ठीक है। ये जो घूमने की स्पीड है, बहुत आसान चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ये जो घूमने की स्पीड है, ये 10 की जगह अगर मैं कह दूं, इसको मैं काट के कर दूं कितना, मैं कह देता हूं 5 है। ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये आपका 5 है,
ठीक। दूसरा मैं कह रहा हूं जो रेडियस है ना, वो रेडियस मैं कह रहा हूं कितना है, वो रेडियस आपका 10 ही है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू 5 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगी, और आना कितना है, 1000 आना है। तो यहां पर 10 अगर रखेंगे तो 500 आ जाएगा, अगर यही सेम वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर क्या चेंज होगा, मास में अगर चेंज होगा तभी एंगुलर मोमेंटम में आपका चेंज होगा। ये होना कंपलसरी है, तभी हो पाएगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा। वैसे ही अगर आप समझे हम लोग, है ना, अगर हम लोग समझे कि यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं और मैं ये मान लेता हूं, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को रख के मैं मान लेता हूं कि हमारा क्या है, जो हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये 1000 हमेशा 1000 है, चलो मेंटेन रहेगा। मास जो है, अब नेबुला का जो मास है वो कांस्टेंट है, मान लो नेबुला का जो पूरा मास था वो क्या है, वो कांस्टेंट है, आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम इन दोनों को हम अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी हमें निकालनी हो इसी में से, LmVr में से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी इधर रह जाएगी, L के नीचे क्या आ जाएगा, m और r आ जाएगा, तो L/m r आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें हम कह रहे हैं क्या, ये कांस्टेंट है और इसमें कह रहे हैं मास कांस्टेंट है। तो क्या हम इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बिल्कुल कह सकते हैं, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये बात हम कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान से समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस आपका कम होगा। बस इस चीज को समझो। ये सब अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो बस ये समझ लो कि ये जो है क्यों अगेंस्ट है, ये क्यों इसके विपरीत है। क्योंकि ये लॉ कहता है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी किसी रोटेटिंग बॉडी की तो उसका रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कहता है अगर इसकी वेलोसिटी क्या हुई, अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। उल्टा होगा, रेडियस और वेलोसिटी आपस में हमेशा क्या होंगे, अगेंस्ट ईच अदर होंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस कम होगा, या वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। ये विपरीत होगा। लेकिन ध्यान से समझो, यहां इसने क्या बोल दिया, कांत ने कहा साइज भी बढ़ रहा है, रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, और नेबुला इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, ये वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये दोनों चीज आपस में साथ साथ नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो ये साथ साथ नहीं हो सकती। अच्छा, अब यूपीएससी में एक चीज समझ लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया एंगुलर मोमेंटम, साइंस में तुम पढ़ोगे, अगर तुम्हें यहां नहीं समझ में आया कोई जरूरत नहीं, हम लोग यहां पर ये समझने के लिए है ही नहीं, साइंस समझना ही नहीं, हमें तो वैसे समझना है कि ये इसके क्या है, अगेंस्ट है। तो आप इसको क्या करें, चुपचाप इसको याद कर लें, है ना, और मोटा मोटा याद कर लें कि वेलोसिटी और रेडियस में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर कोई बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही, ये समझ लो, बस इतना समझ लेना है। तो ये हमने क्या करा, ये हम लोग ने कर लिया है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास की, ठीक है। अब जा एक चीज समझो, अभी हमने कांत करा, कांत में हमने क्या देखा, कांत ने बोला था कि एक कोल्ड नेबुला था, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वहां कोलिजन होता है और वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है और एक हॉट नेबुला बन जाता है, और इसके लिए इसको क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, है ना, क्रिटिसाइज करा लोगों ने। तो लाप्लास ने कहा हटाओ यार ये सब क्रिटिसिज्म, कौन अपना इतना झेले, सीधे कह दो हॉट नेबुला था। तो इसने क्या कह दिया, इसने कहा हॉट नेबुला था, इसने अजम्पशन माना हॉट नेबुला का। दूसरा, यहां पर आपने देखा था कि कांत ने क्या बोला था कि मोशनलेस है, हमने देखा अभी कांत कहते हैं मोशनलेस है, कांत कहते हैं कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद क्या होता है, इसमें मोशन आता है ना। तो ये भी एक क्रिटिसाइज करा गया था कि ये रोटेशन कैसे आया, ये रोटेशन कोलिजन से कैसे रोटेशन हो गया, इस पे क्रिटिसिज्म था। तो इसने कहा हटाओ यार ये रोटेशन पहले ही मान लो कि एक हॉट नेबुला था जो कि रोटेटरी मोशन में ही चल रहा था। दूसरी चीज यहां पर समझो कि यहां पर एक और एंगल समझो कि इन्होंने कहा था कि साइज आपका बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये जो था एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट था, हमने देखा अभी ये एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट अभी देखा। अच्छा, यहां पर क्या है, लाप्लास क्या बोल रहे हैं, लाप्लास कह रहे नहीं, जो रेडियस है, लाप्लास सेड दैट द रेडियस वुड डिक्रीज, रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कैसे हो रहा है डिक्रीज, इन्होंने कहा भैया देखो ये जो हीट है ना, हीट अगर पैदा हुई है तो हीट लॉस भी होगी, चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, जब फैल रही हैं तो बीच से हीट किधर जाएगी,
फैलते हुए कोने की तरफ जाएगी जब एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट लॉस हो रही है। आप एक चीज बताओ, एक हीटर को ऐसे समझ लो, हीट लॉस का मतलब समझ लो कि एक्सपेंशन से हीट का मतलब क्या है, लॉस का। एक छोटे से तुम कमरे में रहते हो, छोटा सा कमरा है, से अराउंड 8 बाय 8 का कमरा है, 8 फीट का कमरा है, छोटा सा कमरा है। तुमने एक रूम हीटर लगा दी सर्दी में और तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि उसको 8 बाय 8 का कमरा जो है वो गर्म करना है, ठीक है। तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वही हीटर तुम जो है 15 बाय 15 के कमरे में ले गए, अब हीट उतनी ही है उसमें, बात ध्यान समझो, उसमें हीट उतनी ही है, लेकिन आपने कमरे का साइज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो अब जो है आपको हीट कम लगेगी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। छोटे से कमरे में टेम्परेचर ज्यादा था, अब आपका कमरा बड़ा हो गया तो आपका टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया। हीट लॉस हुई कि नहीं हुई। और बड़े कमरे में चले गए, हॉल में चले गए, ठीक है, जहां बहुत बड़ा है, जहां बैंक्वेट हॉल है, वहां तुमने हीटर लगा दी, जहां हीटर के बगल में बैठे हो बस वहीं गर्मी लग रही है, बाकी दूर चले गए तो पूरा तुम्हें ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये एक्सपैंड हुआ था ना, जैसे ये एक्सपैंड हो रहा था तो एक्सपैंड होने पे क्या हुआ, हीट लॉस हुई। और जैसे ही आपकी हीट लॉस हुई ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ये क्या होने लगा, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब कोई चीज ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो सिकुड़ता है। जब कोई चीज सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा इस तरीके से साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इट वॉज नॉट अगेंस्ट एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ के अगेंस्ट ये नहीं था। अब यहां पर थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि एक हॉट नेबुला है, इन्होंने पहले से मान लिया एक हॉट नेबुला है। इन्होंने कहा भाई साहब ये रोटेटिंग है नेबुला, ये रोटेट कर रहा है। और इन्होंने एक चीज और मानी, ये सॉलिड नहीं है, ये क्योंकि हॉट है तो गैशियस है, ये गैशियस था। इन्होंने कहा ये रोटेट कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था, हीट था तो एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड हुआ तो भैया क्या होगा बताओ, एक्सपैंड होगा तो हीट लॉस होगी, एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, हीट लॉस होगी, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, हीट हो गया, ठीक है, हीट का फ्लो हो गया, या एयर का फ्लो हो गया, विंड का फ्लो हो गया, या करंट का फ्लो हो गया, या रिवर का फ्लो हो गया। अगर कहीं पर भी आपको ये फ्लो शब्द नजर आए तो याद रखिएगा हमेशा हाई टू लो होता है। जैसे विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, जैसे रिवर हाइट से लो हाइट की तरफ जाती है, तो हाई से लो ही करंट में भी हाई से लो आपका मूवमेंट होता है। तो याद रखिएगा यहां पर भी अंदर की तरफ ज्यादा गर्म था, बाहर की तरफ कम गर्म था। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपैंड हो रहा है तो बाहर की तरफ ज्यादा ठंडा है गर्म होने से, तो हीट आपकी कैसे बह रही है, बाहर की तरफ जा रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले अच्छा ये समझो, पहले हीट लॉस हो रही है, समझ लो। हीट लॉस हुआ तो मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहले ये समझ लो। हीट लॉस हुआ तो नेबुला में क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आप कहेंगे हाँ सर हीट लॉस हो रहा है, ठंडी होगी चीज, सिकुड़ेगी। अच्छा अब एक चीज बताओ, अभी एंगुलर मोमेंटम में मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ऐसे, आपने देखा वो स्केटिंग करती हैं लड़कियां, आइस स्केटिंग करती हैं और अपने हाथ को ऐसे करके रोटेट करती हैं। जब वो अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो रेडियस जो होता है, उनका हाथ जो होता है उसको ऐसे ऊपर कर लेती हैं, है ना, या सिकोड़ लेती हैं। तो रेडियस क्या है आपका, ये जो आपका सरकमफरेंस बन रहा था घूमने का, इसको सिकोड़ लेती हैं तो वो बहुत तेजी से सॉल्व करने लगती है, घूमने लगती हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है कि नेबुला में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइज आपका क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से समझो, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। रेडियस जो है वो आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो वेलोसिटी है वो तेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी तेज हो जाएगी। यही तो बोल रहा था हमने, एंगुलर मोमेंटम में ये समझा कि अगर वेलोसिटी आपकी, अगर रेडियस कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा, अगर रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी कम, ऑपोजिट थे एक दूसरे के। तो यहां रेडियस कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई। अच्छा वेलोसिटी जो बढ़ रही है रोटेटिंग स्पीड है, और ये जो रोटेटिंग स्पीड है, ये रोटेटिंग स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या है, रोटेटिंग चीज पे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि कांत की तरह लाप्लास भी ये मान रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ लगने वाला बल जो है वो क्या है, वो बहुत तेज है, ज्यादा है, अधिक है सेंट्रीपिटल से। अच्छा ठीक है, अब इससे क्या होगा सर, इससे हुआ ये कि सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा था उसकी वजह से जो आउटर कूलर पार्ट था, जो बाहर का ठंडा पार्ट था, ठीक है, जो एक्सपैंड होकर ठंडा हो गया था, वो नेबुला से सेपरेट हो जाता है और एक रिंग बन जाता है। जैसे ये पूरा नेबुला था, इसमें बाहर की तरफ क्या हुआ, बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगा तो इस तरीके से आपकी क्या हुई, एक रिंग सेपरेट हो गई सर, एक रिंग सेपरेट हो गई। यहां पर क्या हुआ, द आउटर कूलर पार्ट ऑफ नेबुला वुड सेपरेट एज अ रिंग,
सेपरेट हो गई, और लेटर फ्रॉम दिस रिंग लेटर 9 प्लैनेट्स वर फाउंड। इसी में क्या हुए आपके 9 प्लैनेट्स आपके जो हैं यहीं पर फॉर्म हो जाते हैं, याद रखिएगा, प्लैनेट्स यहीं पर बन जाते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन था, गर्म पोर्शन था, ठीक है, बड़ा पोर्शन था, वो आपका डेवलप हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट डेवलप्ड एज दी सन। तो ये हमारा क्या था, ये लाप्लास ने मॉडिफिकेशन करा था। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म समझ लो। क्रिटिसिज्म क्या है? पहली चीज कि ओरिजिन ऑफ नेबुला, क्वेश्चन मार्क, कहां से भैया नेबुला आया, ये इतना जो है ये नेबुला कहां से आया नहीं मालूम। दूसरी चीज, इसमें हीट कहां से आई सर, सोर्स ऑफ हीट। और सर ये जो हमने मान लिया था कि रोटेटरी मोशन है, इसको तो समझा दो कैसे आया। अपने आप मान ले क्या रोटेशन हो रहा है, अपने आप मान ले क्या अजम्पशन, हम इसको समझाना तो पड़ेगा ही आपको, ये कैसे हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा सर ये बताइए कि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लैनेट्स 9 ही क्यों है। अच्छा ये कांत के लिए भी है चीज, ठीक है, ये कांत का भी क्रिटिसिज्म है कि 9 ही क्यों बने, रिंग से ज्यादा या कम क्यों नहीं बने। तो ये क्या था, ये हमारा था किसकी थ्योरी, ये हमारी थ्योरी थी लाप्लास की, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेबुलर के बाद, ठीक है, नेबुलर के बाद करने वाले हैं बात हम लोग प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की। अब जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है ना, ये अपने दिमाग में बैठा लो, किसने दिया, चेम्बरलिन और मोल्टन, 2 व्यक्ति थे, उन्होंने दिया है, ठीक है। ये अपने हिसाब से, उस समय के हिसाब से थ्योरी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आज के जितनी भी और थ्योरीज है ना सारी मतलब डिस्कार्डेड है, रिजेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पर समझिए इन्होंने क्या बोला था। अच्छा उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जो कांत और लाप्लास की थ्योरी थी वो क्या थी, मोनिस्टिक थी, ठीक है, ये मोनिस्टिक थी। अब जो हम लोग थ्योरी बात करने वाले हैं ये बाय पैरेंटल है। ये थ्योरी जो है कैसी है, बाय पैरेंटल है। बाय पैरेंटल का मतलब है यहां पर 2 स्टार अब रोल प्ले में आ जाएंगे, ठीक है, यहां पर 2 स्टार जो है उनका रोल होगा। अब इसमें देखो पहला स्टेप क्या है, इस थ्योरी में पहला स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर है आपका प्रोटोसन। अब आप कहेंगे सर ये प्रोटोसन क्या होता है, प्रोटोसन जो है ये अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड सन होता है। या आप कह सकते हैं सन जब फॉर्म हुआ है तो बहुत इनिशियल फेज में आपका जो सन रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोटो। प्रोटो मतलब होता है बस होने वाला है डेवलप। प्रोटो का मतलब क्या होता है, होने वाला। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें पढ़ा होगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसमें आप पढ़ते हैं क्या, आप पढ़ते हैं हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, आप वहां पर वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल में। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री के लिए जो जरूरत है वो जरूरत है लिटरेरी सोर्सेस की, हिस्ट्री के लिए जरूरत है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। अगर आप देखेंगे हड़प्पा को तो वहां पर लिटरेरी सोर्सेज हैं लेकिन उनको आप डिपिक्ट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है, वहां पर लोग मंत्र का तो उच्चार कर रहे हैं, मंत्र को तो प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो हिस्टोरिकल पीरियड हमारी कहां से आती है, हिस्टोरिकल पीरियड आता है आयरन एज, एडवांस आयरन एज से, महाजनपद से, ठीक है ना। तो प्रोटो मतलब क्या होता है, जहां जो बस अब खत्म होके नॉर्मल चीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो प्रोटो सन का मतलब है कि बस ये उस स्टेज में है जहां ये फुल फ्लेज्ड आपका क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। तो ये प्रोटो सन था। ये प्रोटो सन जो है इसको बोला चेम्बरलिन और मोल्टन ने, क्या इन्होंने कहा, ये स्टेशनरी है, अपनी जगह पे है, ये कोल्ड है, ये ठंडा है, ये सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है भैया, ये बात समझ में आती है। अब इन्होंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेके आया किसका, इंट्रूडिंग स्टार का। अच्छा इंट्रूडिंग मतलब होता है जो क्या करे, जो घुसपैठ कर दे बेसिकली, है ना, कहीं भी चला जाए। तो एक इंट्रूडिंग स्टार है, और ये जो इंट्रूडिंग स्टार है ये कहीं पर भी मूव कर रहा है रैंडमली, इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कहीं भी किधर भी चला जा रहा है। और ये इंट्रूडिंग स्टार जो है ये अपने प्रोटो सन के पास से निकलता है। जब ये प्रोटो सन के पास से निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा। ये जो आपका इंट्रूडिंग स्टार है इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल होगा, इसका मास होगा, ग्रेविटी ये ग्रेविटी से पुल करेगा चीजों को। तो ग्रेविटेशन की वजह से ये क्या करता है कि ये इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारा प्रोटो सन है उससे चीजों को क्या करता है, घसीट लेता है, ठीक है, खींच लेता है। और इस कारण क्या होता है, इस कारण यहां पर आपके छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के क्या है, बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल्स आपके निकाल आते हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा प्रोटोसन कोल्ड है, हमारा प्रोटोसन क्या है, कोल्ड है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसमें आपके अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं, मतलब इतने पार्टिकल्स हैं कि आप उसको गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लैनेटेसिमल। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ध्यान समझिएगा, और क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आई होप आप सारे
चीजों को, जो जो मैंने चीजें लिखी बता रहा हूं उसको नोट कर रहे होंगे। ये जो है आपके अनकाउंटेबल है पहली चीज तो, और दूसरी बड़ी चीज क्या है, ये वेरिंग साइजेस के हैं। अच्छा, मैं कभी बोलता हूं वेरिंग साइजेस, तो वेरिंग साइजेस का मतलब क्या है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ आपके क्या हैं बड़े हैं और कुछ आपके छोटे हैं। तो अब थर्ड स्टेप में देखो क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं अगर यहां पर, तो ये हमारा प्रोटोसन है ना। अब यहां पर क्या हुआ देखो, तुम ध्यान से समझो, ये इंट्रूडिंग स्टार आया और ये इंट्रूडिंग स्टार गया। ये इंट्रूडिंग स्टार जो है ये यहां से दूर जा रहा है, सन से दूर चला जाता है, लेकिन ये जो प्लैनेटेसिमल थे, ये प्लैनेटेसिमल जो हैं ये रिवॉल्व करने लगते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं, ये सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था यहां वेरिंग पार्टिकल्स, वेरिंग साइज के पार्टिकल्स हैं, मतलब आपके यहां पर लार्ज पार्टिकल्स भी हैं और आपके यहां पर छोटे पार्टिकल्स भी हैं। लार्ज पार्टिकल्स बेटा जो है, ध्यान समझो, लार्ज पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, तो लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो आसपास के जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको अपने पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। अट्रैक्ट जब करेंगे तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं इनका साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एक्रीशन। एक्रीशन मतलब होता है कलेक्शन, है ना, डिपोजिशन, चीजें जाके जहां पर अक्रीट हो जाएं, एक साथ हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो एक्रीशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है ना। एक्रीशन किसके अराउंड होता है, एक्रीशन अराउंड दी लार्जर पार्टिकल्स स्टार्टेड, ठीक है। जो भाई बड़ा पार्टिकल है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स आके चिपक जा रहे हैं, ठीक। और अल्टीमेटली ध्यान समझना, अल्टीमेटली यही आपका प्लैनेट बने, अल्टीमेटली यही आपका क्या बनने वाला है, यही आपका प्लैनेट बनने वाला है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा ये कि जो ये प्लैनेटेसिमल है ये प्रोटोसन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। और बाद में यही प्रोटोसन जो है धीरे धीरे समय के साथ क्या बन जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, सन बन जाएगा। तो सन के अराउंड यही प्लैनेट जो है वो आपके रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये किसकी थ्योरी है, ये थ्योरी है आपके चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें इसके क्रिटिसिज्म समझो, इसके क्रिटिसिज्म क्या है ना, कुछ इसकी कमियां भी तो समझ लो, लिमिटेशन समझना भी जरूरी है। लिमिटेशंस बेटा ये हैं कि ये पहली चीज कि जो इंट्रूडिंग स्टार है, ठीक है, द कॉज ऑफ इंट्रूडिंग स्टार कमिंग क्लोजर टू ओनली प्रोटोसन। भैया ऐसा क्यों कि इंट्रूडिंग स्टार को ऐसा क्या है ना आन पड़ा था कि वो जो हमारे प्रोटोसन से ही निकल रहा है, पास निकल रहा है, और कहीं क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में कोई भी आंसर नहीं मिला, है ना। दूसरी चीज कि भैया यहां पर केवल और केवल वही क्वेश्चन बार बार कि 9 प्लैनेट क्यों, है ना, क्यों 9 प्लैनेट्स, इसका कोई आंसर नहीं है। दूसरी चीज, सन हैज स्मॉलर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, देन दैट ऑफ प्लैनेट्स। तो सन का है जो एंगुलर मोमेंटम है, एक चीज बताओ, एंगुलर मोमेंटम में क्या हमने ये नहीं देखा था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था मास, ठीक है, इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो सन का मास ज्यादा है, सन का मास ज्यादा है तो सन का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, ऐसा क्यों, ठीक है, इसका भी कोई आंसर नहीं है, इसका भी कोई आंसर नहीं, क्योंकि लार्ज मास शुड हैव लार्जर एंगुलर मोमेंटम। तो सन का ज्यादा होना चाहिए, सन ज्यादा तेजी से घूमना चाहिए, लेकिन सन उतनी तेज से नहीं घूम रहा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी तेज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वाई प्लैनेट्स आर अरेंज इन अ परफेक्ट मैनर, ठीक है, जो प्लैनेट्स आपके हैं वो प्लैनेट्स परफेक्ट मैनर में कैसे अरेंज हो गए, जैसे आपको दिख रहे हैं, है ना, जैसे आपको दिख रहे हैं वो परफेक्ट मैनर में कैसे अरेंज होते हैं, जो आप यहां पर देख रहे हैं ये कैसे इस तरीके से परफेक्ट मैनर में अरेंज हो रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको भी ये चीज नहीं समझाती है। तो ये था किसके बारे में, ये था आपका चैम्बरलिन और मोल्ट के बारे में, ठीक है। अब आती है यहां पर क्या, टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस आती है ऑफ जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी। अब एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं टाइड के बारे में, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या कि टाइड में होता क्या है। देखिए 2 किस्म की टाइड है, या तो आपकी आएगी हाई टाइड, ठीक है, हाई टाइड आएगी, ठीक है, या आपकी आएगी क्या, लो टाइड आएगी, या एब जिसको बोलते हैं, ज्वार भाटा, है ना, एब। तो एक समय बहुत ज्यादा हाइट होगी, एक समय क्या होगा, उसकी हाइट बहुत कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे अगर टाइड को आप फॉलो करते हैं ध्यान से, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तो टाइड में ऐसे करके आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, और फिर एक समय आता है टाइड आपकी क्या होती है, टाइड आपकी डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि पहले कम था, पहले क्या था, कम था, और फिर आपका क्या हुआ, ज्यादा हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, कम हो गया टाइड।
हम लोग टाइड में देखते हैं। अब यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट से जेम्स जीन ने क्या समझाने की कोशिश करी है। जेफरल हेरिड को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं किसको, जेम्स जीन्स ने क्या समझाने की कोशिश करी। और मैं यहां पर आपको थोड़ी चीजें कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन इसको देखें, हम लोग यहां पर थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहां पर समझिए, आप इस तरीके से समझिए कि अगर जैसे सपोज मैं कहता हूं ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोटोसन। आप सबने देखा ये हमारा प्रोटोसन है। और इस तरीके से अगर मैं देखूं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा क्या है, दिस इज योर इंट्रूडिंग स्टार। ये हमारा क्या है, इंट्रूडिंग स्टार है, ठीक है, जो कि सन के पास आ रहा है, प्रोटोसन के पास आ रहा है। ये भी हमारा इंट्रूडिंग स्टार है, इसकी पोजीशन ये है, दिस इज ऑल्सो इंट्रूडिंग स्टार। इस तरीके से इंट्रूडिंग स्टार जो है अपनी जर्नी कर रहा है और हमारे प्रोटोसन के पास से निकल रहा है। किसके पास से, प्रोटोसन के पास से निकल रहा है। तो ये पोजीशनिंग 1 है, ये पोजीशनिंग 2 है, ये पोजीशनिंग 3 है, ये पोजीशनिंग 4 है, ये 5 है, 6 है, और ये अपनी जर्नी करते करते आगे चला जाएगा। लेकिन क्या ये मैं बोलूं कि इसका अगर ये यहां पर है तो कुछ एक ग्रेविटेशनल पुल होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर क्या आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर भी ये ग्रेविटी पुल करेगा, ठीक है। यहां पर तो बहुत ज्यादा करेगा जब पास होगा, यहां पर भी बहुत ज्यादा करेगा जब पास होगा, यहां फिर से कम होगा और यहां से यहां पर फिर से कम होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे तो हमारा जब इंट्रूडिंग स्टार है वो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल रखेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो सबसे पास जहां पर यह है वहीं पर होगा। तो आप कह सकते हैं इन दो पोजीशन में ये बहुत पास है, तो इन दो पोजीशन में क्या होंगे, बहुत ज्यादा ग्रेविटी पुल होगा। यहां पर आपका जो ग्रेविटी पुल होगा ये क्या होगा, इट विल बी वेरी हाई, ठीक है। और अब यहां पर हमें क्या समझना है, जो जेम्स जी ने कहा इसका जो प्रोटोसन है, इसका प्रोटोसन चैम्बरलिन और मोल्टन से अलग है, क्योंकि इसका प्रोटोसन जो है, इसका प्रोटोसन आपका बहुत गर्म है पहली चीज तो, और क्योंकि ये गर्म है तो इट इज व्हाट, इट इज गैसियस इन नेचर, ठीक है, इट इज गैसियस इन नेचर। तो यही चीज आइए देखते हैं यहां पर क्या समझा रखा है इन्होंने कहा है कि ये बहुत जो प्रोटोसन आपका है, ये प्रोटोसन जो आपका है ये बहुत ही ज्यादा आपका गर्म है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर आपका ये पोजीशनिंग 1 है किसकी, इंट्रूडिंग स्टार की, तो इसने क्या करा, इसने यहां पर इस तरीके से आपका क्या करा, एक सन से फिलामेंट अट्रैक्ट कर लिया था जब इस पोजीशन में था, तो ये प्रोटोसन से इधर आ गया। उसके बाद ये यहां पोजीशनिंग चेंज हुई, और पोजीशनिंग चेंज हुई तो यहां पर भी इसने आपका क्या करा, फिलामेंट को अट्रैक्ट करा। लेकिन आप समझिए यहां पर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस अब पास आ रहा है, तो यहां पर ज्यादा बड़ा फिलामेंट है। उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पास आ गई, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसने जो प्रोटो सन से फिलामेंट लिया वो काफी बड़ा ले लिया, फिलामेंट घसीट लिया, अट्रैक्ट कर लिया। और इसी तरीके से बाद में जैसे जैसे अब डिस्टेंस दूर जा रही है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, ये साइज आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ये साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं यहां पर एक टाइड की तरह कि पहले आपका कम है, फिर बढ़ रहा है, और फिर आपका इस तरीके से कम हो जा रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, कायदे से उसको देखेंगे, ठीक है, अगर इसको कायदे से आप जोड़ेंगे यहां पर, ठीक है, तो ये एक सिगार शेप्ड मटेरियल की तरह इजेक्ट होगा प्रोटोसन से इंट्रूडिंग स्टार की वजह से। ये वाले जो सन चले ना, इसने घसीट लिया, सन से क्या करा, इसने सन से घसीट ली चीजों को, ठीक है। लेकिन अब जितना पास होगा उतना ज्यादा फिलामेंट घसीटेगा, इजेक्ट करेगा मटेरियल को, है ना। तो जब यहां पास था तो ज्यादा इसने प्रोटोसन से ले लिया, लेकिन जब दूर था या दूर गया तो उसने उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना पास आएंगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से सिगार शेप्ड मटेरियल आपका इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज व्हाट, फिलामेंट, जो कि प्रोटोसन से आया है ना। इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट, प्रोटोसन से। अब यहां पर जो है जब ये आपका सेपरेट हो गया, इंट्रूडिंग स्टार चला गया, ये यहां पर जो आपके देखे आपने चीजें वो क्या हुई, वो आपके सेपरेट हो गई, अब क्या हुआ यहां पर, अब क्या हुआ, दिस स्टार्टेड टू कूल डाउन। ये जो है क्या है, ये आपका ठंडा होने लगा, है ना, ये ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ठंडा होने के बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन आना चालू हो गया, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ठंडा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करके कंडेंस हुआ। कंडेंस मतलब क्या होता है, गैस जो है, जब मैं यहां बोल रहा हूं कंडेंस, तो कंडेंस का मतलब क्या है, गैस जो है अब वो क्या हो रहा है, वो लिक्विड बना होगा, और लिक्विड से वो क्या बन रहा होगा, अब सॉलिड बन रहा होगा, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, कोई चीज ठंडी होगी सिकुड़ेगी,
और सिकुड़ने के बाद गैस क्या है, लिक्विड बनेगा और फिर सॉलिड बन जाएगा। तो यहां पर ये जो फिलामेंट थे, जो गैशियस फिलामेंट थे, ये गैशियस फिलामेंट क्या हो रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। और इस सॉलिडिफिकेशन से क्या बन रहे हैं, इस सॉलिडिफिकेशन से बाद में जाके बने प्लैनेट्स। यही सॉलिड होके क्या बन गए, यही सॉलिड होके आपके प्लैनेट बन गए। अच्छा, एक चीज ये समझ लीजिएगा, अब ये प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट्स किसके रिवॉल्व कर रहे हैं, जो प्रोटोसन है, प्रोटोसन के चारों ओर ये रिवॉल्व करते हैं। दीज प्लैनेट्स विल रिवॉल्व अराउंड द सन। एंड जब ये सन के पास क्या होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना, जब ये सन के पास रिवॉल्व कर रहा होगा, ये जब हो सकता है आपका फिलामेंट स्टेज में भी हो, जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। जब इसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा तो क्या होगा, इनमें छोटे छोटे इससे सैटेलाइट निकल आएंगे। प्लैनेट से भी क्या होंगे, मटेरियल इजेक्ट होंगे। तो मैंने यही लिखा हुआ है क्या, मटेरियल वुड बी इजेक्टेड आउट ऑफ द प्लैनेट भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सन का चक्कर लगा रहे हो तो सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और जब सन का एक्सपीरियंस करेंगे प्लैनेट्स, तो प्लैनेट से भी मटेरियल इजेक्ट होंगे, और जो ये मटेरियल इजेक्ट होंगे, इवेंचुअली दिस मटेरियल विल बिकम व्हाट, सैटेलाइट। इवेंचुअली यही सैटेलाइट बन जाएंगे। अब एक चीज समझिएगा, ये सही आपकी थ्योरीज जो हैं, ये हाइपोथेसिस थी और अपने हिसाब से लोगों ने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बिग बैंग इसको जो है अच्छी तरीके से समझाता है, ये अपना अपना सबका क्या था, प्रयास था, अटेम्प्ट था, ठीक है, कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई होंगी। तो ये थे कौन हमारे, ये थे हमारे जेम्स जीन। अब जेफरी जो है, जेफरी ने इसी में मॉडिफिकेशन करा, ठीक है। जेफरी ने क्या बोला, जेफरी ने दिया ट्राई हाइब्रिड मॉडिफिकेशन थ्योरी। जेफरी ने कहा नहीं, केवल इंट्रूडिंग स्टार नहीं था, कुछ और भी था जिसकी वजह से आपके प्लैनेट बने। उन्होंने कहा एक प्रोटोसन था, क्या था, एक प्रोटोसन था, इस तरीके से एक प्रोटोसन था। प्रोटोसन के बाद अच्छा एक चीज और समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में केवल हेडिंग के नाम पे है। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और रिकॉर्ड करके पॉज करके पूरे नोट्स बनाइए आराम से, ठीक है। यहां पर क्या है कि एक आपका नया कॉन्सेप्ट है किसका, कंपेनियन स्टार। देखो कंपेनियन स्टार क्या है, कंपेनियन स्टार वो है जो सन के साथ कंपेनियन, मतलब कंपनी दे रहा हो सन को, सन के साथ चल रहा हो, ठीक है। तो एक इसने कहा एक कंपेनियन स्टार था, हैरल्ड जेफरी ने कहा कि एक कंपेनियन स्टार था, और आपका एक क्या था, इंट्रूडिंग स्टार था। अब इंट्रूडिंग स्टार जो होते हैं वो तो कहीं भी इंट्रूड कर जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, घुसपैठिया होते हैं, है ना, कहीं भी चले जाएंगे अंदर। तो ये वाला भी भैया आ गया, और ये वाला जब आया तो ये कंपेनियन स्टार के साथ इसका क्या हुआ, कोलिजन हो गया, टकरा गया ये। और जब ये टकराया तो ऑब्वियस सी बात है, टकराएगा तो क्या होगा, धुआं हो जाएगा, और बनेगा क्या, डेब्रिस बनेगा बेटा। क्या बनेगा, डेब्रिस बनेगा, है ना। तो यहां पर मलबा, डेब्रिस, ये डेब्रिस जो है आपका जनरेट हो गया। अब एक चीज समझिएगा, ये जो डेब्रिस था ये भी कैसे थे, इनमें भी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स थे, अलग अलग पार्टिकल्स, बड़े छोटे। और ऑब्वियस सी बात है, जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे, लार्जर पार्टिकल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किनको, स्मॉलर पार्टिकल्स को। यही डेब्री जो थी, ठीक है, यही डेब्री में लार्जर पार्टिकल्स जो थे वो क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे स्मॉलर पार्टिकल्स को। और यही एक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किसका, एक्रीशन मतलब होता है चीजें बड़े पार्टिकल्स के पास आके चिपक रही है सारी, है ना, इकट्ठा हो रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और इसी एक्रीशन से जो लार्जर पार्टिकल्स के अराउंड हो रहे हैं, एक्रीशन चारों तरफ, उसी से अल्टीमेटली आपका क्या बन जा रहा है, प्लैनेट बन जा रहा है। और दूसरी समझने वाली बात चीज ये है कि ये जो डेब्री है ये रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, ये प्रोटोसन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और यही प्रोटोसन बाद में क्या बन जाएगा, यही प्रोटोसन बाद में आपका सन बन जाएगा, यही प्रोटोसन आपका क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस, आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो है हम लोग नई थ्योरी एक देखते हैं। ये नई थ्योरी जो है ये किसकी है थ्योरी, ये भी ओल्ड थ्योरी है लेकिन नए आदमी ने दी है, रसल। और रसल ने कॉन्सेप्ट यहां लेके आया, रसल क्या, बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट। इनकी थ्योरी का नाम है रसल बाइनरी स्टार। अब बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या है ये भी थोड़ा समझ लो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका है प्रोटोसन, यू हैव व्हाट, प्रोटोसन, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, कंपेनियन स्टार आपका है, क्या है, कंपेनियन स्टार आपका है, ठीक है भाई, कंपेनियन स्टार है। और यहां पर यू हैव व्हाट, इंट्रूडिंग स्टार, इंट्रूडिंग स्टार। अब यहां पर चीज समझिए,
ये जो दो हैं, ये दो हैं, इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है, इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है किसमें? इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है इस थ्योरी में, ठीक है, कि ये जो आपके दोनों हैं, दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? दोनों को बोल रहे हैं बाइनरी स्टार। इन दोनों को रसल ने कहा क्या? बाइनरी स्टार। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, इसके दोनों के मूवमेंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कंपेनियन स्टार इस तरफ मूव कर रहा है और इंट्रूडिंग स्टार इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बोथ बाइनरी स्टार इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, देखो, वो ये है कि जो इंट्रूडिंग स्टार है वो कंपेनियन स्टार से बड़ा है साइज में। इंट्रूडिंग स्टार जो है वो कंपेनियन स्टार से क्या है? बड़ा है साइज में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़ा है तो इंट्रूडिंग स्टार का ग्रेविटी पुल, मुझे बताओ, इंट्रूडिंग स्टार का ग्रेविटी पुल वुड बी ग्रेटर देन द ग्रेविटी पुल ऑफ कंपेनियन स्टार। भाई बड़ा है तो ये ज्यादा घसीटेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्शन पावर होगा, और वही हुआ। इसकी अट्रैक्शन पावर क्योंकि बहुत ज्यादा थी, तो सेकंड स्टेप में समझो क्या हुआ कि ये जो कंपेनियन स्टार है, कंपेनियन स्टार से इस तरीके से ये क्या कर रहा है? ग्रेविटी पुल की वजह से कंपेनियन स्टार से चीजों को क्या कर रहा है? इजेक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या है? ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज द इजेक्टेड मटेरियल। ये आपका कंपेनियन स्टार से इंट्रूडिंग स्टार चीजों को घसीट रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में ये हो रहा है कि यहां पर कंपेनियन स्टार ने क्या करा? इजेक्ट तो कर लिया कंपेनियन स्टार से इंट्रूडिंग स्टार ने। अब ये जो देख रहे हो ना, ये इजेक्टेड मटेरियल, ये इजेक्टेड मटेरियल, इस इजेक्टेड मटेरियल के बारे में आपको कई तरीके समझना है। पहली चीज समझनी क्या है कि इसकी डायरेक्शन देखो, कंपेनियन स्टार की इधर, इसकी किस तरफ है? इस तरफ है, इंट्रूडिंग स्टार की। अब मुझे बताओ, ये जो आप देख रहे हो मटेरियल, क्या कंपेनियन स्टार अपने ग्रेविटी पुल की वजह से इसको इस तरफ घसीटेगा, ऊपर की तरफ? आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। और क्या इंट्रूडिंग स्टार जो है इसको इस डायरेक्शन में अपने साथ घसीटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे करके घसीट रहा, इधर वाला इधर घसीट रहा, इधर वाला इधर, तो कुछ ऐसे पुल हो रहा है, तो चीजें क्या रोटेट होंगी? चीजें रोटेट होंगी। और ये जो इजेक्टेड मटेरियल है, ये जो इजेक्टेड मटेरियल है कंपेनियन स्टार से, ठीक है, इस रोटेशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, बिकॉज दिस अपोजिट पुल, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट पुल द मटेरियल विल गेट एन एंगुलर मोमेंटम। गोल एंगुलर मोमेंटम जो है इस मटेरियल को किससे मिलेगा? इन दोनों के मोमेंटम की वजह से, इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसको मोमेंटम मिल जाएगा, रोटेट करने लगेगा। बड़ी सिंपल चीज है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, गोल घूम जा रही है चीजें, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, यही जो इजेक्टेड मटेरियल थे, यही लेटर जो है क्या होंगे? यही लेटर सन के अराउंड घूमने लगेंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? ये सन के अराउंड घूमने लगेंगे, और यही आपके बन जाएंगे क्या? यही आपके बन जाएंगे प्लैनेट। यही बन जाएंगे क्या? प्लैनेट। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यार प्लैनेट बन गया है ना, इसमें कुछ आपको अजीब सा अटपटा सा लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें अटपटी हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें जो हैं आपकी थोड़ी सी इसमें क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में देखनी। पहली चीज ये कि इफ द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार, देन वेयर डिड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंपेनियन स्टार गो? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपेनियन स्टार से ही आपका ये प्लैनेट्स बने हैं, तो कंपेनियन स्टार कहां है? उसका बचा वाला पार्ट किधर गया, किस तरफ गया? इसके पीछे भी तो आप कुछ बात करिए, उसके पीछे कोई बात ही नहीं हुई है, तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। उसके बाद इफ द प्लैनेट्स गॉट द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू अपोजिट मूवमेंट ऑफ इंट्रूडिंग स्टार एंड कंपेनियन स्टार, then the direction of rotation of all planets should be same। एकदम सही बात है। अगर वो आपका जो प्लैनेट जिससे बने हैं, जो इजेक्टेड मटेरियल था, वो घूम गया एक डायरेक्शन में, अगर घूम गया इस तरीके से, तो सारे प्लैनेट जो बनेंगे वो उसी डायरेक्शन में घूमेंगे। अगर उससे प्लैनेट में कोई चीज घूम रही है एक डायरेक्शन में, तो उससे जो प्लैनेट बने वो भी उसी डायरेक्शन में घूमेंगे। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीनस और यूरेनस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं बाकी सब प्लैनेट्स के हिसाब से। तो ऐसा क्यों? वीनस में और फिर यूरेनस में क्या हुआ भाई, ये बताओ। अगर एंगुलर मोमेंटम और डायरेक्शन उसी से मिली थी, उसी ऑपोजिट मूवमेंट से मिली थी, तो ये यूरेनस और वीनस पे तो फिट बैठनी चाहिए, उन पे क्यों नहीं फिट बैठ रही है? मतलब कुछ ना कुछ जो है आपका क्या है, यहां पर गड़बड़ी आपको नजर आई। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिर देखिए यहां पर, व्हाई डिड द इजेक्टेड मटेरियल ऑफ कंपेनियन स्टार एंटर्ड इनटू द ग्रेविटी जोन ऑफ द सन? इट शुड हैव रिमेन्ड विद ईदर कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार।
क्या कह रहा है, ये लाइन बहुत ध्यान से समझो, बहुत आराम से। ये कह रहा है यार ये जो देख रहे हो ना, यही तो प्लैनेट बना है, यही जो इजेक्टेड मटेरियल था यही तो प्लैनेट बना है। अब या तो ये इसके अराउंड आपका रोटेट करता, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये हुआ नहीं, या ये इसके अराउंड रोटेट करता, ये भी नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि ये कहां रोटेट कर रहा है, ये प्रोटोसन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो भैया प्रोटोसन वाली ग्रेविटी जोन में कैसे चले गए, कैसे तुम वहां पर आके फिक्स हो गए? तुम तो या तो इसमें होते या इसमें होते। ये बात भी आपकी जो है हजम नहीं होने वाली है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा, इट डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू दी इंट्रूडिंग स्टार। या वो दूर गया या वो कहां गया, उसके बारे में कोई बात नहीं है, कुछ नहीं समझाया है। दूसरी चीज, इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली प्लैनेट्स आर फॉर्म। बस ये बोल दिया कि उस मटेरियल से प्लैनेट बन गया। अब ये नहीं बताया कि कैसे बना, क्या हुआ, क्रिएशन हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी सही से नहीं समझाया है। तो ये क्या है आपके, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म है, इसके पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो एक और आपका थ्योरी आती है, और ये थ्योरी किसकी है? हॉयल की थ्योरी है, हॉयल की सुपरनोवा थ्योरी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अच्छा, अब यहां पर एक हाइपोथेसिस बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक लिमिट है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन थे, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन थे जिन्होंने कुछ बातें करी। ठीक है ना, जो सन का लाइफ साइकिल है उस पर बहुत इन्होंने बात करी कि सन की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हर सन की एक लाइफ साइकिल नहीं होती है, अलग अलग सन के अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। इसमें उन्होंने इसको दो पार्ट्स में बांटा। इन्होंने कहा एक सन ऐसा होता है, एक सन ऐसा होता है जिसका मास जो होता है, मास, ठीक है, एक स्टार ऐसा होता है, सन मतलब व्हेन आई से सन इट इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार। ठीक है, एक आपका स्टार ऐसा होता है जिसका मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन से कम होता है। मतलब एक अपना सन है, सन से 1.44 टाइम्स आपका एक और स्टार हो सकता है। अब या तो स्टार उस 1.44 टाइम्स से ज्यादा बड़े होंगे या उस 1.4 से और छोटे होंगे, है ना। तो इन्होंने कहा एक स्टार ऐसे हो सकते हैं, एक स्टार ऐसे हो सकते हैं जिनका मास जो है अपने सन, जो अपना सन है, जिनका मास जो है वो अपने सन के 1.44 टाइम्स से कम हो, लेस देन हो। ठीक है, और एक ऐसे आपके स्टार्स हो सकते हैं जिनका मास जो है अपने सन के 1.44 टाइम्स मास से ज्यादा हो, मतलब सन से काफी बड़ा हो। एक सन, कुछ आपके स्टार ऐसे हो सकते हैं जो सन से बहुत बड़े हो, और कुछ स्टार ऐसे हो सकते हैं जो सन के आसपास या सन से छोटे हो। ठीक है, ऐसे स्टार हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो सन के आसपास है ना, सन से लगभग 1.4 टाइम्स, 1.5 गुना उसके या उससे छोटे उसके आसपास के जो होते हैं स्टार्स, ठीक है, वो स्टार्स आपका जब लाइफ उसकी खत्म होती है तो पहले वो रेड जाइंट बनते हैं। ठीक है, ये आपको सन के लाइफ साइकिल में पता चलेगा, और फिर उसके बाद आपका ये व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं। ठीक है भैया, लेकिन उन्होंने कहा जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो सन से काफी बड़े होते हैं, ठीक है, वो स्टार्स जो हैं आपका पहले बनते हैं क्या, रेड सुपर जायंट बनते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लेना, क्या बनते हैं, रेड सुपर जायंट बनते हैं। और उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को बोलते हैं क्या, सुपरनोवा। उस एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ये वही स्टार है जो बाद में जाके ब्लैक होल बनता है, ये वही स्टार है जिसमें सुपरनोवा होता है, वही स्टार ब्लैक होल बनता है। लेकिन हम लोग अभी वो उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ कैसे बना। अब देखो यहां पर, अब ये हमने समझ लिया, यहां पर क्या, ये हमने समझ लिया चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। ठीक है, ये कुछ चीज मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी हम लोग उसको यूज करेंगे। अब एक और चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, हमारे सन में ठीक है, हमारे सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है इंटीग्रेशन, चीजें आके मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, हीलियम बना लेते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना, ये बाद में ज्योग्राफी में और भी आगे हम लोग यूज करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, हीलियम। और इसको लिखते चलना, सारी चीजें लिखते चलना। उसके बाद आपका एक और होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, फिजन, फिजन में क्या होता है, जो हीलियम होता है सन में प्रेजेंट, वो फिर से हाइड्रोजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, उस कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूक्लियर इंटीग्रेशन।
न्यूक्लियर फ्यूजन हमने समझ लिया, न्यूक्लियर फिजन समझ लिया, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन समझ लिया। और इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रेट होता है, मतलब हाइड्रोजन से जो हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जो हीलियम बन रहा है वो फास्ट होता है। ठीक है, किससे? हीलियम से टूट के हाइड्रोजन बनने का। मतलब आपका हाइड्रोजन जल्दी तेजी से हीलियम बना देंगे, हीलियम टूट के हाइड्रोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है, जब भी आपका लिखा हो न्यूक्लियर इंटीग्रेशन, है ना, या आपका लिखा हो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत तेज है, इसका मतलब यह है एक टाइम बेटा ऐसा आ जाएगा कि सन में सारा आपका जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन या इंटीग्रेशन अगर आपका फास्ट है तो उसका मतलब यही है कि भैया सन में जो एनर्जी मिल रही है, सन को हाइड्रोजन से जो एनर्जी मिल रही है खत्म। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या, अब आते हैं होयल साहब के बारे में जो उन्होंने बात बोली है। पहले उन्होंने कहा क्या कि एक आपका है प्रोटोसन, एक इन्होंने कहा क्या है? प्रोटोसन है। ठीक है भैया, आपकी बात समझ ली। एक इन्होंने कहा कंपेनियन स्टार है, एक इन्होंने कहा कंपेनियन स्टार है। और इन्होंने कहा जो भाई साहब ये कंपेनियन स्टार है ना, ये बहुत बड़ा वाला कंपेनियन स्टार है, इसका जो मास होगा वो सन के मास से 1.44 टाइम्स मास से ज्यादा होगा। मतलब कि ये वाला जो कैटेगरी है स्टार की, इस वाले कैटेगरी की ये बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बना किससे? ऑब्वियस सी बात है, स्टार है तो हाइड्रोजन से बना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत बड़ा जाइंट साइज है, इसका साइज बहुत बड़ा, अपने सन से भी बड़ा है यार, बहुत बड़ा, 1.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। राइट, और यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है न्यूक्लियर इंटीग्रेशन, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, हीलियम ज्यादा बन रहा है। सिंपल सी बात यह है, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, हीलियम ज्यादा तेजी से बन रहा है। ये चीज आपको यहां समझनी है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत तेजी से फास्ट रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें होगा क्या कि एक टाइम आएगा भाई साहब, एक टाइम आएगा जब हाइड्रोजन विल बी ओवर, एक टाइम आएगा जब हाइड्रोजन विल बी ओवर। मतलब कि जो सूर्य को, जो सन को हमारे फ्यूल मिल रहा था, वो फ्यूल क्या होता है ना, या यहां पर सन नहीं है, यहां पर क्या है? स्टार है, कंपेनियन स्टार है। कंपेनियन स्टार का, कंपेनियन सन का फ्यूल खत्म, पूरा ईंधन खत्म। और जब ये होगा खत्म तो होगा बहुत ही भयानक क्या? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या होगा? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस एक्सप्लोजन में जो सन के अंदर या स्टार के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, वो एक्चुअली होता क्या है यहां पर? वो आयरन में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बन और फिर आयरन में कन्वर्ट होता है। हीलियम जो है वो कार्बन और आयरन में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका सोचो ये ऐसे बॉल है, स्टार है और अंदर कोर है। ये कोर आपका कोर टूट जाए तो ऊपर वाली चीजें क्या होंगी? पूरी उसके ऊपर कोलैप्स कर जाएंगी कि नहीं कर जाएंगी? तो कोर जब कोलैप्स करता है इसमें सुपरनोवा में, तो बाहर वाली चीजें भी होती हैं, वो क्या होती हैं? वो पूरी कोलैप्स कर जाती हैं। और उसकी वजह से दो चीजें निकलती हैं। एक निकलता है आपका क्या? डस्ट। एक निकलता है डस्ट और एक निकलता है स्टेलर मास, एक उसका बचा हुआ पार्ट। एक तो धूल और जो दूसरा दब गया वो वाला मास। ठीक है, वो वाला मास बाद में हम लोग देखेंगे कि ब्लैक होल बनता है, इसको नहीं समझने की जरूरत है। ब्लैक होल बनता है। ये जो डस्ट है ना, ये डस्ट क्या होता है? ये डस्ट जो है, ये डस्ट आपके सन के चारों ओर, ये डस्ट आपके जो है सन के चारों ओर क्या होने लगता है? रोटेट होने लगता है बेटा। और रोटेट होगा तो ये डस्ट है, इसमें छोटे हैं, बड़े हैं पार्टिकल्स, है ना, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स है। फिर वही कहानी जिसमें क्या हो रहा है? एक्रीशन हो रहा है। लार्ज पार्टिकल्स ग्रेविटेशन पुल की वजह से आपका क्या कर रही है? चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज पार्टिकल के चारों ओर आपके डेवलप होने लगेंगे और उससे बन जाएगा क्या? उससे बन जाएगा प्लैनेट। उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा प्लैनेट। बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर में बार बार बोल रहा हूं, पूरे नोट्स बनाते रहना, बार बार रिवाइज करके देखते रहना। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम लोग ओल्ड थ्योरी में, हमारी इंपॉर्टेंट और आखिरी ओल्ड थ्योरी है ये। ठीक है, ये किसने दी थी? ये शिमिड्स की इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस है। ये शिमिड की इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस है। अब ये इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस होती क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब इसमें पहली थ्योरी में पहली चीज समझ लो, इंटरस्टेलर डस्ट क्या होता है, और फिर देखेंगे गैलेक्टिक रेवोल्यूशन क्या होता है, और फिर थ्योरी में क्या कहा गया है वो हम लोग समझ लेंगे। देखो यहां पर इंटरस्टेलर डस्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश। यहां पर इंटरस्टेलर डस्ट में उन्होंने मेंशन करा एक नाम जिसको बोलते हैं डार्क मैटर। आपने देखा होगा स्पेस में, आप जब स्पेस में देखते हैं आपको कालापन नजर आता है, स्पेस में आपको कालापन नजर आता है। ये कालापन जो है ये कहां से आ रहा है? ये डार्क मैटर है। ठीक है, दिस इज व्हाट डार्क मैटर। और ये डार्क मैटर जो है हमको दिख तो रहा नहीं है उसमें कुछ भी, इट कैन नॉट बी सीन, सो इट इज हाइपोथेटिकल।
हम ये कह सकते हैं ये डार्क मैटर क्या है, हमने एक हाइपोथेसिस मान रखी है, अजम्पशन मान रखा है कि कुछ है वहां पर, कुछ मैटर है। इस मैटर में एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, ये मैटर अगर आप देखेंगे तो ये 80 से 85% यूनिवर्स जो है हमारा, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड पूरा हमारा, उसमें 80 से 85% यही डार्क मैटर, यही डार्क मैटर है जो कि पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें होता क्या है, तो इसमें होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और इस डार्क मैटर में होते हैं हमारे क्या, गैशियस क्लाउड्स। ये दो चीज होती हैं, ये ध्यान रखना है यहां पर क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इसी के दूसरे पार्ट में, इस थ्योरी के दूसरे पार्ट में एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग देखेंगे, या एक आप कह सकते हो चीज को समझेंगे, जिसको बोलते हैं गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। अब भाई गैलेक्सी है, अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे है ना, और इसी मिल्की वे के एक कोने में है ना, इसी मिल्की वे के कोने में अपना सन भी है, यहीं पर अपना सोलर सिस्टम भी है एक कोने में, राइट। और ये जो सन है, ये जो सन देख रहे हो बेटा तुम, ये सन जो है ये रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इस पूरे गैलेक्सी को गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ये गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, जिसको हम लोग कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। ये जो गैलेक्टिक रेवोल्यूशन कर रहा है, ये जो पूरे गैलेक्सी का है ना, जो गैलेक्टिक सेंटर है, इसका सन जो पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। याद रखना, कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सन जो पूरा चक्कर लगा रहा है, रेवोल्यूशन लगा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। तो यहां पर सन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी गैलेक्सी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गैलेक्टिक रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैलेक्टिक रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए बहुत कायदे से, क्या ध्यान देना है कि ये गैलेक्टिक सेंटर है और सन जो है इसका चक्कर लगा रहा है। अब भैया गैलेक्सी के बीच में, गैलेक्सी, दो गैलेक्सियों के बीच में, गैलेक्सी में खुद क्या है, डार्क मैटर ही तो है, और सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल है कि नहीं है? सन भी तो ग्रेविटेशनल पुल करेगा। तो सन जब ये रोटेशन कर रहा है तो सन के चारों तरफ सन क्या कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन जो है डार्क मैटर को अट्रैक्ट कर ले रहा है अपने आसपास, डार्क मैटर को। डार्क मैटर क्या है, हमने देखा डस्ट पार्टिकल्स और गैशियस क्लाउड्स। तो ये जो डार्क मैटर है ये सन के आसपास आ जाता है, क्यों? क्योंकि सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल है। और हम यहां पर देखते हैं ये जो डार्क मैटर, डी मतलब डार्क मैटर, सिंस द डार्क मैटर वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट फॉर्म्स अ डिस्क। सन है, डार्क मैटर घूम रहा है, अब डार्क मैटर है घूम रहा है इसके चारों ओर, ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि एक चपटा हो जाता है। कभी आपने वो बॉल आती है कॉस्को की, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल जिसको बोलते हैं, या किरमिच की हम लोग गेंद बोलते थे, राइट। वो अगर आप कस के थ्रो फेंकते हैं हम, तो देखते हैं जब वो रोटेट होते जाती है तो वो पिचक जाती है बॉल। कभी देखा है कस के थ्रो फेंको तो वो बॉल पिचक जाती है। तो जब बहुत तेजी से कोई चीज रोटेट करती है तो वो क्या होती है, चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, डिस्क जैसी हो जाती है, एक डिस्क की तरह हो जाती है। तो ये जो डार्क मैटर है ये भी क्या हो जाता है, ये इस तरीके से एक डिस्क की तरह चारों तरफ घूमने लगता है, एक डिस्क की तरह बन जाता है सन के। समझ में आ गई बात? यहां पर ये क्या बन रहा है, डिस्क की तरह बन रहा है। और ये जो डिस्क है ना, डिस्क, इसमें अलग अलग वेरिंग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं। यहां पर आपके हेवियर पार्टिकल्स हैं, डेंसर पार्टिकल्स हैं, है ना, और आपके लाइटर गैशियस पार्टिकल्स भी हैं। तो यहां पर इस डिस्क में आपको गैस भी मिल रही है, डेंसर पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रही है। और ये अब आपका क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया अभी इतने सारे उसमें कि कोई भी चीज अगर रोटेट करती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। और अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर लग रहा है, अगर यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो मुझको बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लगेगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इसमें बाहर की तरफ चीजें जाएंगी। अब बाहर की तरफ कौन सी चीज जाएगी बताओ मुझे? बाहर की तरफ जो है वो लाइटर एलिमेंट जाएंगे, लाइटर गैस पार्टिकल जाएंगे, इजंट इट? हल्के पदार्थ जाएंगे, हल्की गैस वाले पदार्थ जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएंगे। और यही होता है कि ये जो सन है इसमें लाइटर पार्ट सन से बहुत दूर चले जाते हैं, और जो हेवियर डेंसर पार्ट होते हैं वो सन के पास रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे अपने सोलर सिस्टम को, तो आप देखेंगे आपको एक नजर आएगी चीज। क्या नजर आएगी? आपको नजर आएगा कि सन के पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, भारी डेंसर प्लैनेट्स आपको कहां है, सन के पास नजर आ रहे हैं। और दूसरे आप देखेंगे तो आपको यहां देखेंगे क्या, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे गैशियस प्लैनेट्स हैं। तो एक तरफ आपके हेवियर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक तरफ आपके गैशियस जोवियन प्लैनेट्स आपको नजर आते हैं। ये थ्योरी दी किसने? ये थ्योरी दी आपके शिमिड ने। तो शिमिड ने एक तरीके से समझाने की कोशिश करी कि आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो क्यों
सन के पास हैं, भारी हैं इसलिए, और एक चीज उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि क्यों जो आपके गैसियस एलिमेंट्स हैं हल्के वाले वो सब दूर क्यों हैं। ये थ्योरीज जो थी, ये थ्योरीज आपकी कौन सी हैं, ये सारी ओल्ड थ्योरीज थी। तो इसी तरीके से जो है हम लोग ने क्या कर लिया कंप्लीट, हम लोग ने कर ली सारी ओल्ड थ्योरी। अब हम करेंगे बिग बैंग। तो अब हम लोग ने यहां पर बात कर ली है ओल्डर थ्योरीज के बारे में, सारी ओल्ड थ्योरीज हमने देख ली हैं। अब हम लोग बात करने वाले मॉडर्न थ्योरीज के बारे में। ये वो थ्योरी है जो प्रूवन है, इसीलिए थ्योरी है, अभी तक जो करा वो हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करने वाले। ये बिग बैंग थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी सबसे पहले, तो आप समझ लीजिएगा ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये सबसे पहले आपको इसके बारे में बात करी है किसने, जॉर्ज लेमेथियर ने, जो कि बेल्जियन प्रीस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, ये बहुत नॉलेजेबल आदमी थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करी, और बिग बैंग थ्योरी पे जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है ना, जो चीजें एडविन हबल ने बोली कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, ये एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से इसको और स्ट्रांग बना देता है इस थ्योरी को। तो आइए देखते हैं इस थ्योरी में सबसे पहले बात क्या है, इस थ्योरी में क्या क्या चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग का कॉन्सेप्ट। तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बिग बैंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक इनिशियली आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, आज से एक बहुत ही टाइनी बॉल थी, बहुत ही छोटी, बहुत छोटी बॉल थी, है ना, बहुत टाइनी, मतलब जैसे आपका पी, ग्राम पी होता है ना, उसके साइज का था, मिलीमीटर्स में था। और इस मिलीमीटर में इन्फिनाइट डेंसिटी थी, इसमें इन्फिनाइट टेम्परेचर था, मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी। आप इमेजिन करिए, इसी छोटे से बॉल से हमारा पूरे यूनिवर्स बना है, इसी छोटे से बॉल से हमारा पूरी यूनिवर्स बना है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगुलैरिटी मतलब होता है कि द एंटायर मैटर ऑफ द यूनिवर्स वाज इन दिस बॉल, इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है सर। सिंगुलैरिटी के बारे में आपने बात बता दी, समझ भी गए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्सप्लोजन हुआ भाई साहब, यहां पर क्या हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यहां पर एक्सप्लोजन हुआ। और जो ये एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि बहुत तेजी से ये फटा और बहुत तेजी से इसका एक्सपेंशन हुआ, बहुत तेजी से फैलने लगा, बड़ी स्पीड में फैलने लगा, और आज भी एक्सपैंड कर रहा है ये आज भी एक्सपैंड कर रहा है। और एडविन हबल ने इस बारे में बताया है, एडविन हबल ने इस चीज को बताया है, और इसमें बहुत सारे टेस्ट भी करे गए हैं। जैसे एक टेस्ट क्या करा गया कि आपने वेव्स जो आज हमारे अर्थ से जो हमें 2 गैलेक्सी दिख रही हैं, ठीक है, उस पे आपने क्या करा, उसमें आपने एक अपनी वेव भेजी, ठीक है, हमने माइक्रोवेव भेजा, और हमने देखा उसको लौटने में सपोज कितना आया, 1 घंटा लगा। फिर हमने क्या करा, हमने 2 साल बाद फिर से वेव भेजी, और फिर हमने देखा कि वहां पर अब उसको 1 घंटे में वो वेव वापस नहीं आ रही है, वो 1.5 घंटे में वेव वापस आ रही है। इसका मतलब वो दूर चली गई है गैलेक्सी हमें। ऐसे मानो जैसे आपका बलून होता है, जैसे बलून होता है, आप बलून में, दिस इज अ बलून, ठीक है, दिस इज अ बलून, आप इसमें क्या करें, आप इसमें छोटे छोटे इस तरीके से डॉट बना लीजिए, ठीक है, और फिर इसको आप एक्सपैंड करिए। फिर क्या करें, फिर आप इसको एक्सपैंड करें बलून को। जब बलून को आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स भी बड़े हो जाएंगे, मतलब ये जो गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज भी बड़ी हो रही हैं, और ये आपस में एक दूसरे से बहुत दूर भी आपको नजर आएंगी जाते हुए। तो कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्स भी हमारा क्या है, ऐसे ही एक्सपैंड कर रहा है, इसी तरीके से एक्सपैंड करो। और एडविन हबल ने इस चीज को हमको बताया। अब देखिए क्या हुआ, जब ये एक्सपैंड हो गया, जब बेटा ये एक्सपैंड हुआ, बहुत ध्यान समझना जो बात बता रहा हूं, जब ये एक्सपैंड हुआ विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट होता ही कितना है, विद इन 3 मिनट्स आपको मैं बताऊं कि हमारे एटम्स बन गए। विद इन 3 मिनट्स हमारा पहला एटम बना, विच वॉज हाइड्रोजन, पहला एटम बना। अच्छा, उससे पहले एटम नहीं बने, पहला क्या बना, पहले प्रोटॉन बना, पहले न्यूट्रॉन बना, पहले इलेक्ट्रॉन बना, देयर वर फोटॉन्स। अब हुआ क्या, यहां पर ध्यान समझो, हुआ क्या, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस 3 मिनट में हुआ क्या, समझो बहुत ध्यान से। इस 3 मिनट में ये हुआ कि ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन्होंने मिलकर भाई साहब, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियस। ये क्या बनाया इन्होंने, न्यूक्लियस। और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से सुनो, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो उससे आके अटैच हो गए
इसके आगे इसमें क्या होने लगे, रिवॉल्व करने लगे। और ये जब रिवॉल्व होने लगता है, ये जब आपकी पोजीशन आ जाती है, तो हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि आपका एटम फॉर्म हो गया है। क्या फॉर्म हो गया है, एटम। और हमारा पहला एटम क्या फॉर्म हुआ था, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ था, हीलियम फॉर्म हुआ था। और यही क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो बादल थे हाइड्रोजन गैस के, यही धीरे धीरे क्या हुए, एक साथ इकट्ठा होने लगे, कलेक्ट होने लगे, और इसी से आपका क्या बना, गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये इसी हाइड्रोजन से बनी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, बिग बैंग का है। बिग बैंग में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये बिग बैंग की पूरी थ्योरी है कि आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है किसमें, बिग क्रंच का कॉन्सेप्ट आता है, बिग क्रंच का कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली अगर आज बिग बैंग को देखेंगे तो बिग बैंग क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी ये कुछ इमेज बनाने की कोशिश करता है। बिग बैंग थ्योरी को अगर आप देखेंगे तो दिस इज बिग बैंग, कि आपका यूनिवर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन बिग क्रंच क्या कहता है, बिग क्रंच कहता है दैट देयर इज अ लिमिट टू एक्सपेंशन। भैया यूनिवर्स जो है एक समय तक जाके फैलेगा, एक देयर इज अ लिमिट ऑफ एक्सपेंशन, एक समय तक जाके फैलेगा, आफ्टर विच द यूनिवर्स विल नॉट एक्सपैंड। उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं करेगा। एंड जैसे ब्लैक होल सारी चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, वैसे ही ब्लैक होल जैसी कुछ कंडीशन आएगी और फिर से वापस क्या आ जाएगा, सिंगुलैरिटी आ जाएगी। फिर से वापस क्या आ जाएगा, सिंगुलैरिटी आ जाएगी। यही चीज में लिखी है दैट देयर इज अ लिमिट टू एक्सपेंशन आफ्टर विच द यूनिवर्स विल नॉट एक्सपैंड, एंड लाइक अ ब्लैक होल द एंटायर यूनिवर्स विल अगेन रीच द सिंगुलैरिटी स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, बिग क्रंच बोलते हैं। क्रंच हो गई सारी चीजें, आपस में सारी चीजें क्या हो गई, एक साथ आ गई। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, ये कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का, जिसको हम बोलते हैं सीएमबीआर। जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएमबीआर। ये वो है जिससे हम कंफर्म करके बता देते हैं, जिससे हमें पूरा क्या हो जाता है, कंफर्मेशन मिलता है कि बिग बैंग जैसा इवेंट हुआ है। बिग बैंग जैसा इवेंट हुआ है। ये सीएमबीआर, ये जो रेडिएशन जो बिग बैंग के टाइम पे निकली थी, वो आज भी प्रेजेंट है यूनिवर्स में। और इसको हम जो है माइक्रोवेव, हम इसको कैसे, हम इसको अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसको जो है कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या और ये है क्या, इसको समझो थोड़ा सा। ठीक है, इसको है क्या ये समझो थोड़ा सा। तो यहां पर आप देखेंगे एक्सप्लोजन हुआ, हम लोगों ने देखा बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब जब एक्सप्लोजन हो रहा था तो एक्सप्लोजन के पास सम हीट वुड हैव बीन जनरेटेड, कुछ आपकी हीट जनरेट हुई होगी, ऑब्वियसली बात है, कुछ हीट जनरेट हुई होगी, और इस समय लाइट निकली होगी, हीट निकली होगी, विच इज स्टिल प्रेजेंट। वो आज भी प्रेजेंट है, वो आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर लेकिन इसको हम लोग इस समय देख नहीं पाए। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं क्या हुआ ये कि एक्सपेंशन हुआ ये कि यहां पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्या है, एक्सपेंशन के साथ टेम्परेचर फास्टर पेस में रिड्यूस हुआ। मैंने आपको बताया था जैसे छोटे से कमरे में हीटर है, अभी मैंने बताया था छोटे से कमरे में हीटर है, उस हीटर वाले कमरे में आपको गर्मी ज्यादा लग रही क्योंकि हीटर के लिए वो बहुत है, सफिशिएंट है। उसी हीटर को लेके आप थोड़े बड़े कमरे में चले जाइए, वहां पर आपको टेम्परेचर डाउन मिलेगा। उसको और बड़े कमरे में ले जाइए, फैला दीजिए और बड़े कमरे में, वो हीटर और आपका कम इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सेम वैसे ही हुआ कि यूनिवर्स जब तक बहुत छोटा था तब तक क्या था, हीट बहुत ज्यादा थी। जैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा, है ना, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। जब ये एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर ड्रास्टिकली क्या हुआ, ड्रास्टिकली केम डाउन। ठीक है, आपका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे हो जाता है, द टेम्परेचर रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट सीएमबीआर कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। सीएमबीआर इनविजिबल हो जाता है नेकेड आइज के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इट वाज वेरी कोल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बहुत ठंडा हो गया था भैया, बहुत ठंडा। कितना ठंडा पूछोगे, कितना ठंडा पूछोगे, द टेम्परेचर वॉज वेरी कोल्ड। हाउ कोल्ड इट वॉज, टेम्परेचर इज जस्ट above, just 2.71 डिग्री सेल्सियस above the absolute zero. जो CMBR is invisible. Why? Because टेम्परेचर बहुत कोल्ड था, because the temperature is very cold. और टेम्परेचर जो कोल्ड है वो क्यों, कितना कोल्ड है, तो यार पहली चीज तो ये समझ लो, 0 डिग्री, जीरो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन, जिसका मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है -273
273 डिग्री सेल्सियस से केवल और केवल 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, मतलब लगभग -270 के आसपास था। तो -270 के पास अगर आपका CMBR का टेम्परेचर है भाई साहब, -270 के पास, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, उसमें से कोई हीट नहीं निकल रही है, तो तुम कैसे उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सिंपल सी बात है, हीट निकलेगी तभी तो तुम देख पाओगे। हीट निकल ही नहीं रही है तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल, है ना। और इसको हम कैसे देख पाते हैं? तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज। ये मिलता हमको कहां है? इट इज विजिबल इन माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारी क्या हो, एक साथ बहुत सारी वेवलेंथ वाली आपकी रेडिएशंस हो। जैसे सन से जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो भी स्पेक्ट्रम है, उसमें आप देखते हैं गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, यूवी रेज भी है, लाइट भी है जो दिख रही है हमको, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं। फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, रडार वेव्स है, ठीक है। तो आपकी क्या है, अलग अलग एक ही सन में इतनी सारी आपकी वेवलेंथ वाली आती है, तो हम क्या बोलते हैं? उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं। याद रखना, कभी भी अगर पढ़ो क्या स्पेक्ट्रम पढ़ो, आगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेडिएशंस होती है। तो परेशान ना होना अगर स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आ रहा है, जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। तो ये यार क्या था? हमारा CMBR था, और ये हमें आज भी दिखता है, आज भी हमें उसकी इमेज दिखती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा है, किसमें? एक कॉन्सेप्ट बचा है आपका बिग बैंग में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है क्या? ट्रांसपेरेंसी का। मतलब हमारा यूनिवर्स हमको कब ट्रांसपेरेंट नजर आया यार, कब हमें ये ट्रांसपेरेंट नजर आया, ठीक है। तो देखिए एक चीज समझिएगा, इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब एक्सप्लोजन हुआ, जिस समय एक्सप्लोजन हुआ उस समय ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। और यहां पर इस समय क्या इतने हाई टेम्परेचर में कोई स्टेबल एटम हो सकता है? पहले बताओ, इतना ज्यादा सब टूट टाट गए होंगे, है ना। प्रोटॉन अपना अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, फोटोन अलग है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सब अलग अलग हैं। इतना गर्म में आप समझ रहे हैं, सब इतने एक्टिव होंगे, हाईली एक्टिव, कि आपस में एटम जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में सारी चीजें थी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज हो रही थी, और वो बड़ी ही समझिए इलेक्ट्रॉन की खुराफात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन के साथ बार बार क्या कर रहा था? कोलाइड कर रहा था, बार बार कोलिजन हो रहा था, बार बार टकरा रहा था। और जब ये टकरा रहा था फोटोन के साथ क्या इलेक्ट्रॉन, तो इस टकराने के कारण जैसे फॉग होता ना, फॉग जैसा आपका कह सकते हो एक तरीके से फॉग जैसी कंडीशन बन रही थी। उससे आप आर पार आपको चीजें दिख नहीं रही थी, ओपेकनेस थी, है ना। ओपेकनेस मतलब जो दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ये चीजें, तो ओपेकनेस थी। तो आप कहेंगे सर फिर क्या हुआ? तो यार जब विस्फोट हुआ, जब आपका ब्लास्ट हुआ, उस समय तो कुछ नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स आपका उस समय ओपेक था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर एक्सप्लोजन हमारा क्या हुआ? एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, और एक्सपेंशन से हमने देखा अभी क्या, टेम्परेचर हमारा कम होता है। ऑब्वियसली बात, जब टेम्परेचर कम हुआ तो अब फेवरेबल कंडीशन मिली किसको? स्टेबल एटम बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है। और इसी में क्या हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, अब ये तुम्हारा जो है न्यूक्लियस जो बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो अभी हमने देखा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस बनाते हैं उसी के चारों ओर फिक्स हो गए, है ना। तो और आपका हाइड्रोजन हीलियम जैसा आपको क्या मिल गया? हाइड्रोजन हीलियम जैसा आपको एलिमेंट मिल गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आप यहां पर देखेंगे इधर, आप समझिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने क्या करा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियस। इन्होंने मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियस। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो आपके फोटोन से टकरा रहे थे, वो अब इसी के क्या हुए? अराउंड रिवॉल्व होने लगे, और इसी से बन गया क्या? हमारा एटम। इसी से हमारा क्या बन गया? एटम। तो बताओ, अब जब हमारा एटम बन गया है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे जा के किससे? फोटोन से, और कोहरा बना रहे थे, अब ये वाले तो फ्री जो हलचल मचा रहे थे, इनको तो फिक्स कर दिया, बेटा तुम कहां जा रहे हो, तुम आओ इधर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस बनाया है उसके साथ रिवॉल्व करो और एटम बनाओ। तो यस, हुआ क्या? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिड्यूस्ड। वो क्या हुए? रिड्यूस हुए, एज दे विल बी अटैच्ड टू द न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
तो ये जो न्यूक्लियस बना इसमें फिक्स हो गए, अब वो फोटोन से नहीं टकराएंगे, और फोटोन से नहीं टकराएंगे तो देयर विल बी लेस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, इसका मतलब लेस ओपेकनेस, और इसका मतलब यूनिवर्स विल बिकम ट्रांसपेरेंट। यूनिवर्स हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट बन जाएगी। दोस्तों हम लोग ने पूरी थ्योरीज अच्छी तरीके से कर ली, जो थ्योरीज आपके किताब में एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं है, उसको बहुत डिटेल में हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जैसे गैलेक्सी, स्टार, मून, अर्थ का फॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके वो टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझने के साथ साथ हम लोग उनको भी वहीं पर समझेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और उसमें ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होंगी। तो आपको उसी वक्त समझ में आ जाएगा जब मैं बात बताऊंगा कि क्रस्ट कैसे फॉर्म हुआ, तो हमें समझ में आ जाएगा क्रस्ट अच्छा कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, उसी टाइम पे हमको समझ में आ जाएगा जब हम समझ रहे होंगे कि क्रस्ट कैसे बना है, ठीक है, और लाइफ कैसे इवॉल्व होकर आती है वो भी हमको वहीं पर समझ में आ जाएगा। और जो रही आपकी चीजें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो हम उसी के साथ कवर करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है प्लस जो बचा वाला पार्ट है वो कंबाइंड आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सेपरेटली पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए सेपरेट बनाया। और जो इस चैप्टर का एसेंस था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि लेक्चर कैसा लगा है, क्या चीजें समझ में आई हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है, जितने लोग भी हैं, इसको पॉज करके सारे नोट्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।